गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम डी ब्लॉक के गिव रीजन टाइप क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम आपको 15 क्वेश्चंस जो कि गिव रीजन टाइप क्वेश्चंस हैं, जो कि बार बार क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जा रहे हैं, इन पे डिस्कस करेंगे। इसको प्रिपेयर करने के लिए हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया है और इसके बाद हम इसका PDF बना करके आपको इनके आंसर्स भी भेज पाएंगे। आप इसको प्रॉपर समझिए किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। बहुत शॉर्ट में ही इनको वन मार्क्स के क्वेश्चन में ये आते हैं। 3-4 क्वेश्चंस होते हैं एवरी ईयर। तो पहला क्वेश्चन है ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। ट्रांजिशन मेटल्स यानी डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं, और जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाता है। और अगर डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये हमको कलर्ड कॉम्प्लेक्स देगा। अगर आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये हमको कलर कॉम्प्लेक्स देगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आंसर हम किस तरह से लिखते हैं, लिखेंगे डी ब्लॉक में। मान लीजिए कोई एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए हमने मैग्नीज का एग्जांपल लिया Mn का एटॉमिक नंबर है 25। Mn में अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आएगा Ar 3d5 4s2। अब आप क्या देख रहे हैं कि डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो कि डी ऑर्बिटल्स में हैं, ये एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और लाइट को एब्जॉर्ब करके ये एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में जंप करते हैं, जिसे हम बोलते हैं डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन। डी के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। हम इसको अगर स्प्लिट करते हैं तो 2 ग्रुप में ये ब्रेक भी कर जाते हैं। जो आप CFT वाली वीडियो देखेंगे उसमें आप ये बात पाएंगे। तो डी ट्रांजिशन की वजह से जब इस पर कोई लाइट पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन अपने अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और अगर हम स्प्लिटिंग को दिखाना चाहते हैं तो ये इस तरह से T2G और EG ग्रुप में ब्रेक होते हैं, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये T2G ग्रुप से ऊपर दूसरे ग्रुप में जाते हैं लाइट को एब्जॉर्ब करके, जिससे एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो कलर शो करते हैं। अलग अलग एलिमेंट्स के कलर इसी वजह से अलग अलग हमको दिखाई देते हैं। जिस कलर की लाइट वो एब्जॉर्ब करते हैं उसके कम्प्लीमेंट्री कलर हमको हमारी आइज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं और हमारी आइज़ पे वही इम्पैक्ट डालते हैं। तो हमें इसका आंसर क्या देना है कि अगर क्वेश्चन आता है कि ट्रांजिशन मेटल कलर्ड होते हैं या कलर्ड शो करते हैं, तो हम इसमें लिखेंगे कि ट्रांजिशन मेटल्स हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी। व्हेन लाइट फॉल्स इन इट एब्जॉर्ब ए स्पेसिफिक वेवलेंथ एंड मूव टू डी ट्रांजिशन प्रोड्यूसिंग द कलर। यानी डी ट्रांजिशन वर्ड हमको लाना ज़रूरी है। 2 चीज़ें आपको बताना है, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल एंड डी ट्रांजिशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांजिशन मेटल, नंबर 2 क्वेश्चन है ट्रांजिशन मेटल्स एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। मीन्स जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं मोस्टली वो कई ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि Fe की +2 भी होती है, Fe+2, और Fe में +3 भी होती है। ऐसे ही Mn में +2 भी होती है, Mn+4 भी होता है, Mn+6 भी होता है, Mn+7 भी होता है। तो ये कई ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसका रीज़न आपको बताना है कि ये कई ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट में मोस्टली एलिमेंट्स में कलर्ड होने की वजह से या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 5
अलग अलग कंडीशन में कई कई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर में सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। कॉपर का कन्फिग्रेशन है कॉपर 29 AR 3D10 4s1। कॉपर का ये कन्फिग्रेशन है। कॉपर में सिर्फ s में एक इलेक्ट्रॉन है और अगर ये एक s का एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, और अगर d से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो वो फिर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। कॉपर 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। कॉपर में +1 या +2 होती है। लेकिन और जो मेटल हैं जो मिडिल में है सीरीज़ में, जैसे आयरन है, क्रोमियम है, कोबाल्ट है, मैग्नीज है, ये कई कई ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ऐसा इसकी वजह से क्योंकि इनमें कई कई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर हम इसका आंसर लिखना चाहते हैं तो आंसर लिखेंगे कि ट्रांजिशन मेटल कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन D and can show more oxidation state because they can form multiple bonds। कई कई बॉन्ड बना सकते हैं। अब Mn की बात अगर करते हैं आप तो Mn में अगर हम Mn का ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं, Mn का कन्फिग्रेशन है 3D5 4s2। तो D में 5 ऑर्बिटल्स में सब में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 1 1 1 1, और यहाँ पे S में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 3D5 है। D में 5 ऑर्बिटल होते हैं, S में 1 ऑर्बिटल होता है, 4s2। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि S का 2 इलेक्ट्रॉन अगर S के निकालेंगे तो +2 आएगा, और फिर ये सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो ये सारे बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे, और ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे तो ये 2 भी शो कर सकता है, 3 भी शो कर सकता है, 4 और मैक्सिमम 7 तक शो कर सकता है, क्योंकि इसमें D के 5 इलेक्ट्रॉन्स और S के 2 इलेक्ट्रॉन। ये आपका आंसर है इस। अब आप चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट कंसीडर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी तीनों के लिए पूछा जाता है, कभी ये सिंगल एक किसी के लिए पूछा जाता है कि जिंक इज़ नॉट कंसीडर्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। यहाँ पे हम अगर जिंक के लिए अकेले आता है तो किस तरह से करेंगे आंसर। पहले हम आपको आंसर समझा देते हैं कि अगर हमने जिंक का कन्फिग्रेशन लिखा, जिंक 30 AR 3D10 4s2, और जिंक की अगर हम +1 ऑक्सीडेशन करें, वैसे जिंक +1 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता है। एक इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन हमारा S से निकलेगा लास्ट में से, और बनेगा 3D10 4s1। और अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं Zn से, जो कि इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट मानी जाती है जिंक की, तो ये AR 3D10 और 4s1 4s0। यहाँ पे देखिए 0 आ गया है। अब पहली ऑक्सीडेशन स्टेट में या ग्राउंड स्टेट में, पहली वाली जो सबसे पहले लिखा है इसे ग्राउंड स्टेट बोलेंगे, उसके बाद फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और उसके बाद सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तीनों ही केस में आप देख क्या रहे हैं कि किसी में भी D में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। D में 10 है तीनों केस में, और अगर D में 10 है तो ये अनपेयर्ड नहीं होंगे, अनपेयर्ड नहीं होंगे तो ये कलर्ड नहीं होंगे, कलर्ड नहीं होंगे तो D' ट्रांजिशन नहीं होगा, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएगा। जिस तरह से जिंक का कन्फिग्रेशन मैंने लिखा है वही कंडीशन कैडमियम में होती है और वही कंडीशन मरकरी में होती है। तो जिंक, कैडमियम एंड मरकरी डू नॉट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन D। जिंक, cadmium and mercury do not contain unpaired electron in D orbital, so they are not considered
not considered as transition element। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैग्नीज एग्जिबिट्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन डी ब्लॉक। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि एक होता है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, एक होता है हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम डी ब्लॉक में ये क्वेश्चन पूछें कि विच एलिमेंट हैज़ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मैग्नीज उसका आंसर नहीं होगा। मैग्नीज उसका आंसर इसलिए नहीं होगा कि मैग्नीज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट रुथनियम या ऑस्मियम की होती है। ऑस्मियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +8 होती है और ये डी ब्लॉक की सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बोला, यानी कई ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती हैं, कोई 2 शो करता है। जैसे हम अगर मोले कॉपर के लिए भी हमने बताया था कि Cu+1 और Cu+2, कॉपर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। नंबर्स कितने हैं, ये 2 नंबर आए, यानी कि एक 1 और 2। कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हुई, ये 2 हाईएस्ट कितनी, ये +2 हुई। उसी तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि मैग्नीज सबसे ज़्यादा नंबर्स में शो करता है, तो मैग्नीज में सबसे ज़्यादा नंबर में शो करने का रीज़न क्या है। मैग्नीज का अभी ऊपर भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, 25 AR 3D5 और 4S2। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट डी ब्लॉक के 3D सीरीज एलिमेंट्स की +2 होती है, जो कि 4s से 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं, तो इसकी कॉमन तो +2 होगी। अब इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और हैं जो कि डी में हैं, तो इसमें से मैक्सिमम तो +7 आएगी इसकी, 2 + 5 दैट्स मीन +7। लेकिन सारे अनपेयर्ड होने की वजह से, डी के सारे अनपेयर्ड होने की वजह से ये सारे ही बॉन्ड बना सकते हैं अलग अलग कंडीशन में। सो ऑल 5D इलेक्ट्रॉन्स कैन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। इसमें जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये सारे के सारे बॉन्ड बना सकते हैं। तो इसकी 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। अगर 3 नहीं, डिपेंड करता है कि कौन सा आप एलिमेंट ले रहे हैं और वो उससे कितना कर सकता है यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपका, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रांजिशन मेटल फॉर्म अलॉय ईजिली। ट्रांजिशन मेटल जो हैं अलॉय आसानी के साथ बनाते हैं। और उसके बाद जो 6 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन साथ साथ आ रहे हैं। कॉपर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल जो हैं अलॉय आसानी से क्यों बना लेते हैं। देखिए, ट्रांजिशन मेटल के साइज़ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे अगर हम कोबाल्ट और निकिल की बात करें, तो कोबाल्ट और निकिल अप्रॉक्सीमेटली दोनों ही सेम साइज़ के होते हैं, और इन दोनों की 125 या 126 पिकोमीटर इनकी रेडियस होती है। तो जब ये आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे से कंबाइन हो जाते हैं और बॉन्ड बना करके एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, यानी मेटल मेटल से मिल जाएंगे, तो मेटल मेटल के मिक्सचर को हम अलॉय बोलते हैं। इस वजह से मोस्टली ट्रांजिशन एलिमेंट साइज़ की सिमिलर होने की वजह से ये आसानी के साथ में अलॉय बना सकते हैं। तो अगर आप आंसर लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे, ड्यू टू सिमिलर साइज ऑफ ट्रांजिशन मेटल दे कैन फॉर्म अलॉय ईजिली। ओके, अब यहाँ पे जो 6 क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी है। हम ये तो बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे छोटी क्लासेस से ही, कि कॉपर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और सिल्वर के लिए हम लोग बोलते हैं सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, सिल्वर और कॉपर दोनों ही एक ही कैटेगरी के एलिमेंट हैं। 3D सीरीज़ में कॉपर होता है और 4D सीरीज़ में उसी जगह पे सिल्वर होता है। अगर हम कॉपर का कन्फिग्रेशन करें तो कॉपर का कन्फिग्रेशन है AR 3D10
4s1। और अगर हम सिल्वर का कन्फिग्रेशन करते हैं तो उसमें आता है Kr 4d10 और 5s1। दोनों ही एलिमेंट्स में 4s में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। 3D के किसी भी सीरीज़ में सारे एलिमेंट्स में किसी में s1 नहीं आता। यह अकेला एलिमेंट है कॉपर जिसमें लास्ट में s में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो कि ईजिली मूव कर सकता है, फ्री टू मूव है। इस वजह से कॉपर गुड कंडक्टर माना जाता है। लेकिन कॉपर से अच्छा सिल्वर माना जाता है। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर क्योंकि सिल्वर में भी एक इलेक्ट्रॉन है और साइज़ भी बड़ा है। तो साइज़ बड़े होने की वजह से सिल्वर से इलेक्ट्रॉन कॉपर के कंपैरिजन में ज़्यादा इजी मूव करेगा, एक जगह से ज़्यादा इजीली ट्रांसफ़र करेगा। इसलिए सिल्वर बेस्ट कंडक्टर बोला जाएगा, कॉपर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो पोटेशियम डाइक्रोमेट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो K2Cr2O7 है, K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर हम इसमें एसिड मिला दें या H पॉजिटिव लिख दें, अगर हम या H2SO4 लिख दें तो इससे निसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। या हम ये कहें कि ये इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा। इसको अगर हम आयनिक फॉर्म में रिएक्शन को लिखते हैं तो डाइक्रोमेट आयन यानी Cr2O7 डबल निगेटिव एसिड दैट्स मीन H पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा प्लस इलेक्ट्रॉन, और ये क्या बनाएगा आपका, ये Cr ट्रिपल पॉजिटिव और वाटर बनाएगा 2Cr ट्रिपल पॉजिटिव और प्लस यहाँ पे हम बैलेंस करने के लिए वाटर जितने भी 7H2O ले लेते हैं, 7O हैं तो यहाँ पे 14H पॉजिटिव ले लेंगे और जितने इलेक्ट्रॉन से बैलेंस होगी रिएक्शन वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख दिए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि डाइक्रोमेट आयन में जब हम एसिड मिलाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन को लेगा, जो कि इलेक्ट्रॉन आपका किसी दूसरे स्पेसीज से आएगा और उस स्पेसीज को वो ऑक्सीडाइज करेगा। तो हमें अगर इसका आंसर लिखना है पोटेशियम डाइक्रोमेट इज़ अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम, तो हम कैसे लिखेंगे, Cr2O7 डबल निगेटिव, ये जो लिखा हुआ है गेट्स रिड्यूस टू Cr ट्रिपल पॉजिटिव। Cr2O7 जो है रिड्यूस हो जाएगा किसकी प्रेजेंस में, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करने पे। लेकिन ये एसिड मीडियम में ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है, स्कैंडियम इज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिव फाउंड द थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। स्कैंडियम जो है उसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, या तो ये कहे स्कैंडियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है, या बोले कि स्कैंडियम जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है। स्कैंडियम का अगर हम कन्फिग्रेशन लिखें, सारा डी ब्लॉक के जो भी गिव रीज़न टाइप के क्वेश्चन है मोस्टली वो आपके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे डिपेंड करते हैं। स्कैंडियम 21 Ar 3D 1 4s2। जनरली कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट डी ब्लॉक की +2 होती है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकालने के बाद जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है वो उसको भी लूज़ कर देता है इजीली, क्योंकि अगर वो इसको लूज़ कर देगा तो फिर वो नोबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे पहुंच रहा है, यानी वो Ar बना देता है। स्कैंडियम तीनों इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है, ऑल 3 इलेक्ट्रॉन्स, सो इट गेन स्टेबल कन्फिग्रेशन ऑफ Ar के बराबर पहुंच जाएगा। इसकी वजह से इसमें मोस्टली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही एग्जिस्ट करेगी। इसमें कभी भी +2 नहीं पाई जाएगी, +2 स्टेबल नहीं होगी क्योंकि फ़ौरन ही वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन कहीं जाएगा तो उसकी
किसी एटम से जोड़ेगा तो उसको वो रिड्यूस करेगा, यानी स्कैंडियम इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट आल्सो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसके कई रीजंस हो सकते हैं क्यों बनाते हैं वो, क्योंकि उनके साइज छोटे होते हैं पहली बात, और उनका न्यूक्लियर चार्ज हाई होता है, और तीसरा उनका रीज़न है कि उनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इसमें कभी कभी तो 2 रीजंस पूछ लेता है गिव कि का क्यों बनाते हैं, तो आप लिख सकते हैं दे हैव हाई न्यूक्लियर चार्ज। नंबर 2 लिख सकते हैं ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, डी में ऑर्बिटल्स वैकेंट होते हैं। और तीसरा लिख सकते हैं हैव वेरिएबल वैलेंसीज, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कई इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Fe+2 is more easily oxidized to Fe+3। ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी कि Fe+2 से Fe+3 आसानी से बन जाता है। यानी Fe+2 अगर है तो Fe+2 अपना इलेक्ट्रॉन एक लूज करके और क्या बना देगा, Fe+3 बना देगा। ये कॉन्सेप्ट है इसका बताने का। क्यों होता है ऐसा ये समझना है। Fe+2 अगर Fe+2 का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसमें 3d6 है, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि अनस्टेबल है। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो क्या बना देगा, 3d5 बना देगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो 3d5 बन जाता है वो, और 3d5 हाईली स्टेबल है, इस वजह से वो ईजिली एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये थोड़ा सा उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ भी कह नहीं सकते कि कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। KMnO4 इज़ यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये बैक्टीरिया सेल्स के कंपोनेंट को ऑक्सीडाइज करता है और उनको किल कर देता है। इसकी वजह से ये एक अच्छा डिसइंफेक्टेंट के साथ साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्वेश्चन KMnO4 अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स ऑफन हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। उनके मेल्टिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। उसका रीज़न यही है कि उनमें कई वेरिएबल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो भी अनपेयर्ड होते हैं। जैसे क्रोमियम की बात करें, क्रोमियम में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं क्रोमियम में। और जब क्रोमियम में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये अपने नियर बाई क्रोमियम एटम के साथ में ज़्यादा बॉन्डिंग करेंगे। 6 क्रोमियम से एक क्रोमियम घिरा हुआ होगा और इससे वो ज़्यादा हार्ड होंगे, इनका क्रिस्टल कॉम्प्लिकेटेड होगा, जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हाई होंगे। आंसर आप अगर लिखना चाहते हैं तो आप उसकी टेंशन ना लें, आपको हम उसकी प्रॉपर PDF भेज देंगे। आप इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझ लीजिए कि किस तरह से आंसर्स लिखने हैं इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमियम हैज़ हाइयर मेल्टिंग पॉइंट दैन जिंक। ये सेम क्वेश्चन आ गया है। अब यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन है Cr24 Ar3d6 3d5। इम्पॉर्टेंट है ये बहुत। क्रोमियम सबसे हार्डेस्ट मेटल है, ये भी पूछा जा सकता है। इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो D में आ गए और 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका S में, टोटल 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए, जो कि 3D सीरीज में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं।
और जिंक में अगर हम नॉर्मल कंडीशन पे देखें, जिंक 30 ग्राउंड स्टेट पे, तो Ar3D10 और 4s2। जिंक में 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्रोमियम ज़्यादा बॉन्डिंग करेगा और इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा और यही सबसे हार्ड एलिमेंट भी होगा। अब आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके लिए पहले भी मैंने वीडियो बनाई है, Cu+2 इज़ मोर स्टेबल दैन Cu+1 इन एक्वस सोल्यूशन। देखिए Cu+, वैसे तो अगर हम कन्फिग्रेशन करते हैं, और ये भी क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये अगर हम कन्फिग्रेशन करेंगे तो 3D10 4s1 आएगा, जबकि D पूरा इसमें फिल है। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, Cu+1 लिखते हैं, तो ये हमारा आएगा Ar3D10 4s0। 3D10 हाईली स्टेबल होना चाहिए और Cu+2 का कन्फिग्रेशन है Ar3D9 4s0। लेकिन कहा जा रहा है कि Cu+2 इज़ मोर स्टेबल दैन Cu+1 इन एक्वस सोल्यूशन। इसका सिर्फ एक सिंपल सा आंसर है कि कोई भी मेटल है, सॉलिड से पहले उसको एटम में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर एटम से आयन निकालना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन निकाल करके आयन बनाना पड़ता है, फिर उसे एक्वस में कन्वर्ट करने के लिए वाटर में डिज़ोल्व करना पड़ता है। इसमें 3 टाइप्स की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें जो थर्ड एनर्जी है, जिसे बोलते हैं एनर्जी ऑफ हाइड्रेशन, जिसमें हमने बोला कि वाटर में ऐड करते हैं, तो Cu+2 की जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो ज़्यादा है। Cu+2 की एनर्जी ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा है, इसी वजह से वो जो है ज़्यादा स्टेबल है। आपको सिर्फ यही एक लाइन मेन याद रखनी है, Cu+2 हैज़ हाइयर एनर्जी ऑफ हाइड्रेशन। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका साइज़ छोटा है, इसका साइज Cu+2 का छोटा है ड्यू टू स्मॉलर साइज, और चार्ज उसका ज़्यादा है +2, इसलिए इसकी हाइयर हाइड्रेशन ऑफ एनर्जी है। इस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल है एक्वस सोल्यूशन में। फिर से आपको बता दें, आप बस ये लाइन Cu+2 हैज़ हाइयर एनर्जी ऑफ हाइड्रेशन ड्यू टू स्मॉलर साइज एंड हाइयर चार्ज। Cu+1 में चार्ज आपका +1 है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ट्रांजिशन मेटल फॉर्म पैरामैग्नेटिक कंपाउंड, यानी कि जो भी कंपाउंड बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, मोस्टली वो पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। पैरामैग्नेटिक नेचर का मतलब है कि वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और डाई मैग्नेटिक का मतलब है कि जिन्हें मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता है। तो ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट क्यों होते हैं? इसका रीज़न है कि जो भी ट्रांजिशन मेटल हैं, चाहे वो स्कैंडियम हो या मैग्नीज हो या कोबाल्ट हो या किसी को डी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट हो, लास्ट के 3 जो एलिमेंट आपको बताए गए पहले क्वेश्चन में जो आया था शुरुआत में, जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनको छोड़ करके सारे एलिमेंट्स में डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और अगर डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी, देन इट विल बी पैरामैग्नेटिक। और जितने भी ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक नेचर होगा। मान लीजिए कि अगर हम माने कोबाल्ट 27 में हमने कन्फिग्रेशन लिखा Ar3D7 4s2, तो अगर हम इसमें अनपेयर्ड मानेंगे तो डी में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके आ रहे हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का अगर हम मैग्नेटिक मूवमेंट निकालेंगे तो मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू इज इक्वल्स टू √n+2, दैट्स मीन 3
और 3 + 2 दैट्स इक्वल टू √15 बोर मैग्नेटॉन। तो ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है आया है और इस वजह से ये पैरामैग्नेटिक होगा। जिसमें 0 एम्पियर होंगे वो पैरामैग्नेटिक नहीं होंगे। जैसे जिंक की बात करें तो जिंक में 0 एम्पियर इलेक्ट्रॉन है, जिंक है 0 एम्पियर इलेक्ट्रॉन, तो उसे हमें क्या बोलना होगा, उसे डाई मैग्नेटिक बोलना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, इसमें हमारी समझ से हमने आपको एक्सप्लेन किया है और आपको वीडियो अच्छी भी लगी होगी। अगर कहीं भी क्वेश्चन में आपको देखने में या समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो हम उसके लिए आपकी PDF शेयर कर देंगे जिसमें आपको इन क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, गुड बाय, थैंक यू।